संगम त्यक्त्वा धनंजयः सिद्ध असिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योगः उच्यते। ओम शांति शांति शांति। योगासन एक खेल बन गया है और उस योगासन खेल को विश्व पटल पर ले जाने का कार्य परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के पावन निर्देशन में, परम पूज्य आचार्य श्री के पावन निर्देशन में पतंजलि योगपीठ तो कर ही रहा है। पूरे देश भर में, दुनिया भर में इस खेल को समर्पित ऐसे हजारों लाखों जो एथलीट्स हैं, वो परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, श्रद्धेय डॉक्टर नागेंद्र गुरु जी, पूज्य श्री कमलेश दा पटेल जी, उनके माध्यम से इस कार्य को अग्रसर होते हुए न केवल निहार रहे हैं, देख रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं, अपितु उसमें वर्ल्ड चैंपियनशिप तक की योजना बनाकर कार्य भी कर रहे हैं। आइए आज उसकी विषय में गंभीरतापूर्वक चर्चा करते हैं। और आज हम जिस चर्चा को आगे आपके साथ बढ़ाएंगे वह चर्चा है योगासन कोच की लेकर। योगासन कोच की भी बात करेंगे और योगासन खेल की भी बात करेंगे। दोस्तों मित्रों, भारत में योग, मैं यदि यूं कहूं, समय जब से आरंभ हुआ है, सदियां जब से आरंभ हुई हैं, जब से ये हिमालय पर्वत है, जब से गंगा का अवतरण हुआ है, तब से ये योग तत्व इस धराधाम पर है। और योग केवल मात्र आध्यात्मिक पृष्ठभूमि के दृष्टिकोण से भारत में देखा जाता रहा हो, यह एक बड़े कालखंड तक रहा होगा, परंतु आने वाले जीवन काल में हमने देखा कि द्वापर युग से आते आते यह जीवन की एक पद्धति बन गया था। और आज इसी जीवन पद्धति को आगे अग्रसर करते हुए इसको योगासन खेल के रूप में भी हम देख रहे हैं, और साथ में हम इसे स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी देख रहे हैं। एक योगा इज नाउ ए थेरेपी, ए कंप्लीट हेल्थ रेजोल्यूशन इज योगिक नेचुरोपैथिक वे ऑफ लाइफ। तो आज हम इस विषय में चर्चा करेंगे। देखिए, योगासन खेल को लेकर बहुत भ्रांतियां थी। बहुत सी संस्थाएं ये कह रही थीं कि योगासन खेल होना ही नहीं चाहिए। योग की वो संस्थाएं जो बहुत प्रामाणिक रूप से काम कर रही हैं, उनके अनेक मिथ थे, अनेक व्यवस्थाएं थी, उनके मानस में एक अनेक संशय था। उन्हें लगता था कि योग प्रतिस्पर्धा का खेल नहीं हो सकता। और इस बात को लेकर पूज्य स्वामी गीतानंद जी महाराज ने पौंडीचेरी से इस आवाज़ को उठाना शुरू किया कि योगासन एक खेल के रूप में आगे अग्रसर हो। युवाओं को हम कैसे जोड़ेंगे? देखिए, युवा एक्टिविटी के माध्यम से जुड़ते हैं और एक्टिविटी खेल सबको आकर्षित करती है, और जो लोग खेल खेलते हैं वो सदैव युवा भी रहते हैं और उनका थॉट प्रोसेस भी अलग रहता है। आइए हम इस भाव के साथ कि योग हमारे जीवन में अनुशासन लेकर आता है और खेल भी उस अनुशासन को जीने की एक कला सिखाता है। आपसी समन्वय के साथ कैसे आगे बढ़ना है और कैसे नर्वसनेस में, प्रेशर में खेल करना है, खेलना है और कैसे उसको जीतना है, ये सब हम खेल के भीतर देखते हैं। और समन्वय की जो भावना आती है, टीम ग्रुप की मैनेजमेंट की जो भावना आती है, वो योग खेल में अद्भुत रूप से आएगी। ये हम लगातार पिछले दिनों से देख रहे हैं। योगासन खेल 2019 से आरंभ हुआ। भारत सरकार ने इसे रिकॉग्निशन दे दी है। 17 नवंबर 2020 को केंद्र सरकार ने इसको रिकॉग्निशन दे दी है और लगभग 1 वर्ष हो चुका है इसकी रिकॉग्निशन मिले हुए नेशनल योगासन स्पोर्ट्स फेडरेशन को। दोस्तों मित्रों, ये नेशनल योगासन स्पोर्ट्स फेडरेशन वो ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेशनल योगासन स्पोर्ट्स फेडरेशन से संबंधित है, जिसके अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज और अंतर्राष्ट्रीय महासचिव हैं पूज्य डॉक्टर नागेंद्र गुरु जी। आज इस बात को खेल के दृष्टिकोण से इतनी ही चर्चा करते हुए अब हम आते हैं आखिर इस खेल को आगे बढ़ाने में किन किन चीज़ों की आवश्यकता रहेगी। तो इस खेल को आगे बढ़ाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है टेक्निकल लोगों की आवश्यकता, जो इस खेल को समझते हैं, इसकी जजमेंट को समझते हैं, इसकी टेक्निक को समझते हैं और खिलाड़ियों को सिखा सकते हैं। मोटे तौर पे यदि कहें तो वह लोग हैं योग कोचेस। किस कैटेगरी में योग का यह कंपटीशन होता है, योगासन का यह चैंपियनशिप होता है और कौन सी
एज ग्रुप के लोग इसमें भागीदारी करते हैं। आइए अब उसको जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों मित्रों, सबसे छोटी आयु यहाँ सब जूनियर बॉयज़ एंड गर्ल्स की हम मानते हैं, फिर जूनियर बॉयज़ एंड गर्ल्स, सीनियर बॉयज़ एंड गर्ल्स, इसको हम जानते हैं। और ये आयु वर्ग शुरू हो जाता है 8 से लेकर 12 वर्ष तक का, और फिर हम बात करें तो ये 12 से लेकर 19 वर्ष तक और 19 से लेकर 27 वर्ष तक का एक कालखंड आरंभ होता है। ऐसा नहीं कि 27 वर्ष के बाद प्रतियोगिता में आप भाग ही नहीं ले सकते। मुझे और आपको प्रतियोगिता में भाग लेना है तो हम कैसे भाग लेंगे? तो एक अलग ग्रुप बनाया गया है, उसे कहा गया है NYSF वेटरन। वेटरन अर्थात जो जिनकी आयु वृद्ध हो चुके हैं परंतु खेलने का जज्बा अभी तक जिंदा है, वह लोग वेटरन, जैसे जो खिलाड़ी पूर्व खिलाड़ी हो जाते हैं, उनका अलग एक गेम होता है। आज भी कपिल देव खेलते हैं, आज भी सचिन खेलते हैं, आज भी तेंदुलकर खेलते हैं, आज भी गावस्कर खेलते हैं, तो उनका ये वेटरन का एक ग्रुप हो जाता है। तो ऐसे लोगों को के लिए एक वेटरन गेम्स रहेंगी। और जो लोग दिव्यांग हैं उनको भी निराश होने की आवश्यकता नहीं। उन दिव्यांग लोगों के लिए भी, दिव्यांगजनों के लिए भी एक प्रतियोगिता रहेगी। उन्हें पैरा, आपने अभी देखा होगा पैरा ओलंपिक्स अभी खत्म हुए हैं टोक्यो में, और भारत ने उसमें अद्भुत प्रस्तुति की है, अद्भुत प्रदर्शन किया है। उन सभी पैरा ओलंपिक के हमारे दिव्यांग खिलाड़ियों को मेरा बहुत बहुत अभिनंदन। उसमें से एक खिलाड़ी तो यहाँ नोएडा के हमारे DM साहब हैं, उनको भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। उत्तर प्रदेश सरकार ने हिम्मत करके एक दिव्यांग को यह अवसर दिया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी जिन्होंने उन्हें निरंतर प्रेरित किया, श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का भी अभिनंदन करता हूँ। अर्थात योगासन खेल में अब पैरा गेम्स भी होंगी, इसकी पूरी योजना बन चुकी है। उसको खेल को आगे बढ़ाने का हम कार्य आगे आरंभ कर चुके हैं। मुझे बहुत ही कर्मठ भाई मिले, आशीष जी और हेमंत जी। आशीष तो एक एडवोकेट हैं, स्वयं दिव्यांग हैं और योगासन में बहुत नाम कमाया है उन्होंने, और आज क्रिमिनल लॉयर होने के साथ वो ये बात कहते हैं कि दिव्यांगों को खेलने का अवसर मिलना ही चाहिए। क्यों अवसर नहीं मिलना चाहिए? हम किसी से कम नहीं हैं। कोई कारण रहा हम दिव्यांग हो गए, परंतु हमारी आत्मा वह पूर्णता के साथ जुड़ी हुई है। ईश्वर पूर्ण है, आत्मा पूर्ण है। हमारे हाथ पांव यदि कम हो सकते हैं, आंखों से हम कमज़ोर हो सकते हैं, कानों से सुनाई ना दे, परंतु हमारे अंदर लड़ने का जज्बा उतना ही है, उससे भी ज़्यादा ही है। ऐसे ही हमारे पूना के आदरणीय श्री राम कुमार राठी जी, वो एक कुशल उद्योगपति तो हैं ही, हमारे अभिभावक तो हैं ही, परंतु वह समाज की सेवा में भी निरंतर रत रहते हैं। उनके साथ हमारी एक बहन सुनंदा राठी जी बहुत अच्छे से कार्य कर रही हैं और उन्होंने योग में PhD भी किया है। और मैंने पिछली बार जब से उनसे प्रयास करना शुरू किया तो उन्होंने बताया कि पुणे में ही ऐसे लगभग 2500 दिव्यांगजन हैं। उन 2500 दिव्यांगजनों को कैसे योग के साथ जोड़ा जाए, वह उसके ऊपर काम कर रहे हैं पिछले 1 वर्षों से। मैं सुनंदा जी का और श्री राम कुमार राठी जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं कि वह दिव्यांगजनों की सेवा के इस प्रकल्प में और उनको योगासन खेल के माध्यम से उनके भीतर वह संयम, वह आत्मविश्वास, वह साहस, वह शौर्य और वह ईश्वर भक्ति के साथ साथ उनमें लड़ने का एक वह जज्बा, समाज की आंखों में आंख मिलाकर आगे बढ़ने का जो जज्बा है वो पैदा कर पाएंगे। मैं उनका अभिनंदन करते हुए, और ऐसे ही मैंने दोनों साथियों की जो चर्चा कर रहा था, दोनों ही मेरे लिए बहुत अनुकरणीय साथी साबित हुए, भाई आशीष जी और हेमंत जी। दिल्ली में ये दोनों साथी बहुत जिम्मेदारी के साथ काम कर रहे हैं। मेरी एक बहन किरण शर्मा जी, ऋषि शर्मा जी, दोनों बहुत अच्छे से दिव्यांग सेवा संस्था के माध्यम से दिव्यांगों की सेवा कर रहे हैं और योग को उन्होंने दिव्यांग सेवा के साथ साथ योग को भी उनके दैनिक जीवन में जोड़ने का कार्य किया है। और जब ये बच्चे दिव्यांग सेवा के साथ साथ, दिव्यांग होने के साथ साथ पढ़ाई भी अच्छी कर रहे हैं और उसके साथ जब ये योगासन खेल को भी अडॉप्ट कर लेंगे और ये स्टेट नेशनल खेलेंगे तो इनके लिए नौकरियों का पिटारा खुल जाएगा। आइए, आप यदि ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं, जिन ऐसे परिवार को जानते हैं जो दिव्यांगजन हैं, उन्हें आप लोग भी प्रेरित करें कि वह योगासन खेल को अपने में अडॉप्ट कर सकते हैं। आम के आम और गुठलियों के भी दाम। एक तो योग करने से उनका जीवन स्फूर्तिदायक होगा, दूसरा वह खेल खेलेंगे तो उनके अंदर आत्म संयम का भाव, ऊर्जा का, उमंग का भाव भी रहेगा, और तीसरी बड़ी बात कि वह सर्टिफाई हो जाएंगे
और साथ में उनके लिए अनेक अपॉर्चुनिटीज़ खुलेंगी आगे जीवन में बढ़ने के लिए। देखिए, सब जूनियर एज ग्रुप जो 9 से लेकर 14 वर्ष तक का है, जूनियर जो 14 से 18 वर्ष का है, और सीनियर ग्रुप जो 18 प्लस से लेकर उससे अधिक का है, उस सब में ये 5 इवेंट्स की कैटेगरीज नेशनल योगासन स्पोर्ट्स फेडरेशन ने तय की है। पहली जो ट्रेडिशनल योगासन है, दूसरी बात करें तो आर्टिस्टिक, फिर आर्टिस्टिक पेयर, ऐसे ही रिदमिक और रिदमिक पेयर, और पांचवी है आर्टिस्टिक योगासन ग्रुप। ये जो कैटेगरीज हैं, इन 5 इवेंट्स में हम इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। लक्ष्य यही है कि आने वाले 8 वर्ष में, 12 वर्ष में जब भी ओलंपिक गेम, भारत ने बिड तो कर ही दिया है, आज 2021 में 20 में जब टोक्यो में गेम हो रही है, हो सकता है 2028 में हमारे पास गेम हो, 2032 में हमारे यहाँ गेम हो, तब योगासन खेल के रूप में पहली बार शामिल हो और उसमें हमारे खिलाड़ी लगभग 20 मेडल जीतें। इस योजना के साथ अपने लोगों को काम करना है और हम बहुत शिद्दत के साथ इस पर काम कर रहे हैं। भारत के इस स्वाधीनता दिवस के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं और इसमें हम कुछ विशेष करना चाहते हैं, आपके साथ वो साझा करेंगे कि उसकी पूरी योजना बन रही है। पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि योगासन खेल को लेकर हम क्या कर रहे हैं। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के पावन सानिध्य में यहीं PRI में बैठक हुई और उस बैठक में भाई उदित जी, भाई संजय, डॉक्टर संजय मालपानी जी और हमारे बहुत से साथी उस बैठक में, भाई उमंग जी, भाई रचित जी, बहन आरती पाल जी, भाई राकेश शास्त्री जी, वो लोग भी जुड़े और ऑनलाइन तो लगभग सभी लोग NYSF के माध्यम से जुड़े। पूज्य डॉक्टर नागेंद्र गुरु जी भी, IYSF की वो बैठक थी और साथ में हमारे डॉक्टर निरंजन मूर्ति जी, डॉक्टर आनंद बाल योगी जी, वो सब लोग उस कार्यक्रम में जुड़े थे। मैं उन सबको आभार ज्ञापित करते हुए आपके साथ साझा करना चाहता हूँ कि उसमें एक नॉमेनक्लेचर की जो चर्चा थी वो हुई बहुत लंबे स्तर पर। उसमें हमने देखा दिल्ली यूनिवर्सिटी के हमारे एक प्रोफेसर को भी हमने आमंत्रित किया था जो संस्कृत के विशेष रूप से ज्ञाता थे। विषय एक ही था कि भारत की ये जो संस्कृति है योग, इसका जो नॉमेनक्लेचर हो अर्थात आसनों का जो नाम हो वो संस्कृत निष्ठ होना चाहिए और संस्कृत निष्ठ नाम लंबे भी ना हों और वह संकेत दे रहे हों कि आखिर इस आसन में क्या है। तो नॉमेनक्लेचर को लेकर जो कमेटी गठित हुई, डॉक्टर संजय मालपानी जी, डॉक्टर निरंजन आचार्य जी, डॉक्टर आचार्य रविंद्र जी, डॉक्टर आनंद बाल योगी जी, इन लोगों ने बहुत अच्छे से कार्य किया और उनके अध्यक्ष के नाते डॉक्टर संजय मालपानी जी ने वो सारी नॉमेनक्लेचर की पूरी प्रेजेंटेशन परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के समक्ष की और उसको अप्रूवल के बाद श्रद्धेय स्वामी जी महाराज को वो पूरा नॉमेनक्लेचर की कमेटी की रिपोर्ट सबमिट कर दी। अब देखिए, 250 आसनों को बनाना, उन 250 आसनों के स्केच ड्रॉ करना, किसी व्यक्ति का नाम, व्यक्ति की शक्ल दिखाकर आसन नहीं किए गए, उन सब के स्केच ड्रॉ किए गए। कौन से एंगल पे रखना है, हाथ कहाँ जाएगा, कमर कितनी मुड़ेगी, आपको चेस्ट कितनी बेंड होनी है, कितनी फॉरवर्ड होनी है, उस सब को डिस्क्राइब करते हुए एक नॉमेनक्लेचर की कमेटी का ये पूरा दस्तावेज इस प्रकार प्रस्तुत किया गया। उसकी आप क्लिपिंग अभी और देखेंगे अपनी स्क्रीन पर। ऐसे ही 250 से अधिक जो ये आसन थे, इनको स्टैंडर्डाइजेशन करना, ये इसका नॉमेनक्लेचर के साथ साथ आसनों का स्टैंडर्डाइजेशन करना, ये बहुत बड़ा काम है। देखिए, इसमें बहुत बड़ा काम हमारा लाइट ऑफ योगा के नाम से LOY कहते हैं, श्री BKS अयंगार जी का है। BKS अयंगार जी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। उन्होंने योगासन पर विशेष काम किया है। पुणे स्थित उनके आश्रम में मेरे को जाने का अवसर मिला। देश विदेश में उनकी बहुत बड़ी फॉलोइंग है। BKS अयंगार जी ने लाइट ऑन योगा में योग के अलग अलग पोस्चर्स के विषय में बताया, जो कठिन से कठिन आसन है उनके विषय में बताया और उन्हें ऑथेंटिक भी किया। उनकी कुछ कैटेगरीज हमने उसको बेस के रूप में लेते हुए आसनों के नॉमेनक्लेचर और कोड और रूल्स बनाने का प्रयास किया है। आप देखेंगे उस बुक का रेफरेंस लेते हुए हमने यह पूरे के पूरे आसनों की डिस्क्रिप्शन, उसकी एक्रेडिटेशन करने का काम किया है। कल को कोई व्यक्ति यूँ नहीं कह सकता कि ये आसन ऐसा है, ये आसन वैसा है। हमने रेफरेंस बुक के आधार पर लाइट ऑन योगा को प्राथमिक रूप से लिया है और इस दृष्टिकोण से हम इसको आगे लेकर बढ़ रहे हैं।
तो ये 250 आसन जो हैं ये इनकी डिफरेंट कैटेगरीज में ये अपनाए जाएंगे। अर्थात जो व्यक्ति एंट्री पॉइंट पर है उसको बहुत साधारण आसन दिए जाएंगे, जो सेमीफाइनल में पहुंचेगा, क्वार्टर फाइनल में पहुंचेगा थोड़े से कठिन, सेमीफाइनल में और कठिन, और जो फाइनल राउंड में पहुंचेगा उसे अत्यंत कठिन आसनों को करना होगा। तब जाके वो चैंपियन का चैंपियन बनेगा, तब जाके वो योग स्टार बन पाएगा। और यह जो परफेक्शन है ये अचीव करना सरल नहीं होगा, एक बहुत लंबे अभ्यास के बाद ही इसको आप अचीव कर पाएंगे। देखिए महर्षि पतंजलि बार बार इस बात को कहते हैं कि योग को यदि आपको सिद्ध करना है तो आपको तप करना पड़ेगा। और जो ये बात कही जा रही है तप और स्वाध्याय की बात की जाती है, तो उसमें दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। मैं चाहता हूँ हमारे सभी योगी भाई बहन भी, हमारे सभी खिलाड़ी भी इस बात को अवश्य नोट करें। तप और स्वाध्याय की जहाँ तक बात आती है, उसके साथ साथ जो बात आती है अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा, आपको डिटैच होना पड़ेगा। आपको डिटैच होना पड़ेगा आहार से कि मेरा तो आज बहुत चटपटा खाने का मन कर रहा है, आज मैं गोलगप्पे खाऊं, आज मैं चाट खाऊं, आज मैं रबड़ी खा लूं, आज मैं चावल खा लूं, आज मैं बिरयानी खा लूं। इन सब चीज़ों से बाहर आकर आपको जिह्वा के टेस्ट पे नियंत्रण करना पड़ेगा, संयम करना पड़ेगा, तब जाके आप एक अच्छे खिलाड़ी बन पाएंगे। मैं यहाँ हमारे आचार्य कुलम में हमारे बहुत एक अच्छे जिम्मेदार साथी हैं जिन्हें सेना मेडल मिला हुआ है, आदरणीय दादा उदयवीर जी, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। उनके रहते हुए आचार्य कुलम ने योगासन खेल में यूं नहीं दसियों पुरस्कार जीते होंगे अभी तक, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के। ऐसे उदयवीर दादाजी, मैं अचानक एक दिन आचार्य कुलम को देखने के लिए चले गया। मैंने देखा कि कुछ बच्चों को अलग बिठाया गया था, और जैसे मैंने देखा कि उन 10 एक बच्चों को अलग बिठाया गया था, उनका डील डोल बहुत पतला सा, बहुत सात्विक रूप से दिखाई दे रहे थे। मैंने कहा ये अलग क्यों बैठे हैं, इनका भोजन, कहते जी इनके भोजन की प्रक्रिया अलग है। मैंने क्यों, कि उदयवीर दादाजी बताते हैं कि इनका भोजन ऐसा नहीं मिलेगा। क्या विशेषता है, कि जी योगासन के खिलाड़ी हैं। देखिए इतनी निष्ठा होनी चाहिए। वो लोग बच्चे, उनको लिए स्पेशल दूध आता था, उनके लिए फल ज़्यादा आते थे, परंतु उन्हें चावल नहीं मिलते थे। और मेरे बच्चे इसी वजह से योगासन खेल में नहीं गए कि उनको चावल नहीं मिलते थे। संयम करना पड़ता है, जिह्वा का संयम बहुत महत्वपूर्ण है साहब। और यही बात योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण, यही बात महर्षि पतंजलि कह रहे हैं, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा। अभ्यास करना पड़ेगा, बहुत कठिन अभ्यास करना होता है, परंतु बहुत सरल हो जाता है कि जब कोई गुरु अच्छा हो, कोई समर्पित व्यक्ति हो जो सिखा सकता हो, तो वो लगातार प्रयास पूर्वक इस गेम को सिखाते हैं। और आज मैंने कहा कि आचार्य कुलम योगासन खेल में सर्वोपरि स्थिति पे है। ऐसी बात हमारी पतंजलि विश्वविद्यालय के 2-3 विद्यार्थियों को मैं जानता हूँ। तो आपके सामने एक भाई अजय जी हैं जो स्केटिंग के ऊपर योग करते हैं, आप देख के दांतों तले उंगली दबा लेंगे साहब। स्केटिंग करता ही अपने आप में एक बहुत बड़ी कला है, और उस स्केटिंग करते हुए विभिन्न आसन करना, हम इसकी कैटेगरी बनाने की पर विचार कर रहे हैं। योगासन स्केटिंग, ये एक अच्छा विषय रहेगा योगासन स्केटिंग के नाम से, क्योंकि ये बहुत ही कठिन, इसमें आपको मेंटल बैलेंस भी बनाना पड़ता है। आपके शारीरिक बैलेंस के साथ साथ मेंटल बैलेंस के साथ साथ आपको स्ट्रेस और स्ट्रेन भी उसको झेलना होता है, क्योंकि आसनों की अलग अलग डायरेक्शंस होती हैं, उसमें अपने आप को स्टेबल करना, स्थिर करना बहुत कठिन होता है। और पतंजलि विश्वविद्यालय में आज एक बहन मैंने देख रहा था कि बहन आरती पाल जी, परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज से उनका मिलना पुणे के किसी विश्वविद्यालय में वो पढ़ाती थी, तब से मिलना शुरू हुआ। एक इंटरव्यू में उनका आना हुआ, तो श्रद्धेय स्वामी जी ने कहा कि बहुत अच्छा योग करवाती। मैंने भी अनुभव किया कि योगासन खेल के साथ जब हमने उनको जोड़ा, और वहाँ पता चला कि मिस यूनिवर्स के रूप में, मिस इंडियन ओशन के रूप में, योगासन के प्रतिभा के रूप में वर्ल्ड लेवल पर उनकी पहचान है। किस प्रकार के कठिन आसन उन्होंने वो खुद करती हैं और करवाती हैं, वो अपने आप में अद्वितीय है। पतंजलि विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा अवसर है, आप उनसे सीखें और आगे बढ़ सकते हैं। और ऐसे ही इंटरनेशनल प्लेयर्स को
पतंजलि योगपीठ अब स्थान दे रहा है। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने अभी पिछले दिनों दिल्ली की बैठक में घोषणा की है कि हम सामूहिक समृद्धि की बात करते हैं, सामूहिक सेवा की बात करते हैं, और अब सामूहिक सेवा के अंतर्गत हम विश्व स्तरीय खेल स्टेडियम बनाने जा रहे हैं। पतंजलि योगपीठ में अब आपको विश्व स्तरीय खेल और उन प्रतियोगिताओं को करने के लिए, आयोजित करने के लिए विश्व स्तरीय स्टेडियम भी देखने को मिलेंगे। आप दंग रह जाएंगे यदि आप पतंजलि विश्वविद्यालय को देखेंगे, उसके जो बाह्य वातावरण को देखेंगे, वो तो अपने आप में आकर्षक है ही, मनमोहक है ही, परंतु जब आप कॉन्फ्रेंस हॉल को देखेंगे तो आपकी सहसा ही आपकी उंगली दांतों तले दब जाएगी। इतना अद्भुत प्रयास आदरणीय भाई ललित जी ने उसको बनाने में किया है। श्रद्धेय स्वामी जी और श्रद्धेय आचार्य जी ने उनके निर्माण की इस भावना की प्रशंसा भी की है, और वो निश्चित रूप से आकर्षक है, मनमोहक है। तुम इस प्रकार की पतंजलि में एक विविध प्रकार की संकल्पना के साथ यह पतंजलि योगपीठ आगे बढ़ रहा है। दोस्तों मित्रों, मैं इसलिए पतंजलि के अपने सब कार्यकर्ताओं को, अपने और योग से जुड़े हुए, योगासन से जुड़े हुए सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, आने वाला समय योग को विद्यार्थियों के जीवन में ढालने के लिए योगासन खेल का समय है। लगभग 25 से 40 वर्ष की आयु में लोग योग से पहली बार जुड़ते हैं। आज तक की संकल्पना ऐसी थी। मैं लगभग 30-32 वर्ष की आयु में बड़े स्तर पर श्रद्धेय स्वामी जी से जुड़ पाया, परंतु यदि ये योगासन खेल होता तो शायद मैं इसके साथ 10 वर्ष की आयु में जुड़ गया होता। दोस्तों मित्रों, यदि आप अपने बच्चों को खेल के साथ जोड़ना चाहते हैं तो योगासन खेल के साथ जोड़ें, जो उनके अंदर एम्बियंस लाएगा, उनके अंदर एक एंड्योरेंस लाएगा, एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेगा और एक थॉट प्रोसेस क्रिएट करेगा। मुझे लगता है ये बहुत अद्भुत होगा। आप सबको मैं इस संदेश के साथ छोड़े चले जाता हूँ। अगली बार इसी विषय के ऊपर मैं आगे बात करूँगा कि उन विद्यार्थियों को सिखाने के लिए, उन बच्चों को जिनको मैं कह रहा हूँ आप इस योगासन खेल में डालिए, उनको सिखाएगा कौन, उनकी चर्चा हम अगले एपिसोड में करेंगे। आज के लिए इतना ही कि इस भाव के साथ योगासन खेल कि श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कहते हैं कि हम योगासन खेल को युवाओं में सीडिंग ऑफ योग के रूप में देख रहे हैं, अर्थात योग का बीजारोपण युवा अवस्था में हो पाए, बाल्याकाल में हो पाए। ये किससे होगा? योगासन खेल से होगा। आइए योगासन खेल को अपनाएं और अपने सुनहरी भविष्य को अग्रसर करें और भारत की सॉफ्ट पावर को वर्ल्ड लेवल तक पहुंचाने में अपना योगदान दें।